हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद आज हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। कुछ रीज़न की वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जिस तरीके से हम पहले वीडियोस अपलोड करते थे रेगुलर बेसिस पे, वैसे ही अभी हम शुरुआत करेंगे कि हर दिन आपके पास वीडियोस आ जाए जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग के ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीकॉम के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। कुछ थियोरी बेसिस पे है, कुछ अकाउंट के बेसिस पे है। और अभी हमारी हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर बीकॉम की सेम 1 की एग्ज़ाम कंप्लीट भी हुई। तो बच्चे अभी सेम 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कुछ ने अभी तक पढ़ना देखा भी नहीं है। तो दोस्तों मजाक की बात है, लेकिन अगर आप चाहो कि आपकी बीकॉम में अच्छे परसेंटेज आए या अच्छा एसजीपीए आए, तो प्लीज़ एक चीज़ करना कि हमेशा रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहना। यानी शॉर्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आधा आधा घंटा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करो। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे ही अगर बुक्स देखने जाओगे तो हर चीज़ याद होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से स्टेप टू स्टेप करो, धीरे धीरे करो, लेकिन आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई बाहर की बात। आज हम लोग टॉपिक में क्या देखेंगे, तो टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर बीकॉम का बैंकिंग का एक टॉपिक है। बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का सेम 2 में, जो है वो कमर्शियल बैंक और उसके कुछ टाइप्स और उसके फंक्शन दिए हुए। तो हम लोग आज उसके अंदर यही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कमर्शियल बैंक आप सभी को पता है क्या होता है। आपने 12th में ऑलरेडी कमर्शियल बैंक के बारे में बहुत पढ़ा है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने अटेंड किया होगा। तो कमर्शियल बैंक क्या है? तो कमर्शियल बैंक ऐसी बैंक है जो लोगों के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, टाइम टू टाइम पेमेंट करती है और आरबीआई के हेड में रहती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो हम लोग की कमर्शियल बैंक के लिए सब कुछ अगर कोई ध्यान देता है तो वो कौन देता है? आरबीआई। यानी इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि आरबीआई जो है वो हमारी कमर्शियल बैंक की कौन है? पेरेंट बैंक है। यानी अगर हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कमर्शियल बैंक को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो वो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। ये आपका एक चीज़ जो है वो ऑलरेडी आपने 12th से पढ़ के आ रहे हो और वही चीज़ आपको यहाँ पे वापस रिपीट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों कमर्शियल बैंक के बारे में तो आपने 12th में पढ़ लिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा डीप में और जाएंगे कि यहाँ पे हमारे टोटल कितनी कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक के बारे में जानकारी तो ले ली है ना, लेकिन पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो कितनी कमर्शियल बैंक है अभी तक? तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि अभी तक हमारी कितनी कमर्शियल बैंक चल रही है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू 1969 हमारी टोटल कितनी कमर्शियल बैंक थी? 14 कमर्शियल बैंक थी जो काम करती थी। वो 14 कमर्शियल बैंक के नाम क्या क्या है? एक हमारा है बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनेरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 मेजर कमर्शियल बैंक थी जो काम करती थी। कब तक? 1969 तक। 1969 से लेके कंटिन्यूस ये कमर्शियल बैंक जो थी वो हेड में थी, यानी सब ये कंटिन्यूस आरबीआई के हेड में चलती रहती थी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के 1980 में और 6 कमर्शियल बैंक जो है वो नेशनलाइज हुई। यानी पहले की 14 कमर्शियल बैंक तो थी उसमें और ये 6 बैंक जो है वो जुड़ गई। तो टोटल हमारी कितनी कमर्शियल बैंक हो गई? 20। 14 के नाम तो मैंने अभी पढ़ लिए और 6 कौन से इसमें जुड़े, तो वो हमारे है आंध्रा बैंक, फिर उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉर्पोरेशन बैंक। तो टोटल अभी तक हमारी कितनी कमर्शियल बैंक है दोस्तों? 20। दोस्तों ये नाम जो है आप याद कर लेना, जिससे आपका पेपर अगर आप लिखोगे तो आपको ये लिखने में मदद हो जाएगी और आपका आंसर जो है थोड़ा सा डिटेल में दिखेगा। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते तो नहीं है कि कमर्शियल बैंक और उसके नाम दो, जो 20 नाम है वो, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक के बारे में पूछा जाता है तो आप अगर इसको लिखोगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा हाईलाइटेड होगा। इसकी वजह से मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इसको याद कर लो और लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे 20 कमर्शियल बैंक हो गए। फिर उसके बाद हम लोग को दिए हुए टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों हमारे बुक में टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक जो है वो 2 अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप में टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन सी 3 कैटेगरीज है? एक हमारा रहता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक हमारा रहता है प्राइवेट बैंक और तीसरा हमारा रहता है फॉरेन बैंक। ठीक है, तो ये नाम से आप जान गए होंगे कि ये करता क्या है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन का हैंडल करता है? गवर्नमेंट हैंडल करती है, इसकी वजह से उसको क्या नाम दिया गया है? पब्लिक सेक्टर बैंक।
दूसरी हमारी है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन हैंडल करता है, तो कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर बैंकिंग का काम करता है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। और थर्ड हमारा है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक मतलब जो इंडियन बैंकिंग हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में चल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन बैंक। ठीक है, फिर दोस्तों उनके भी कुछ हम लोग के नाम दिए हुए हैं। ये नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितने सारे बैंक किसी का नाम याद करोगे। इसकी वजह से इसमें आप सिर्फ यही याद रखना कि हमारे 3 टाइप के बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक हमारी कौन सी हो गई, फॉरेन बैंक। ठीक है, ये हमारा एक टाइप हो गया जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था। फिर हमारा दूसरा टाइप है सेकेंड वे, जिससे हम लोग की कमर्शियल बैंक जो है वो क्लासीफाई होती है। उसमें हम लोग को 3 टाइप दिए हैं। एक हमारा है शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। दूसरा हमारा है यूनिट बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग। और थर्ड हमारा है डिपॉजिट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक का अगर आप सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, Those banks which are included in the second schedule of RBI Act 1934 are known as schedule bank। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। और इसका अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो आपको दिया हुआ है वो लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, जो दिया हुआ है RBI Act 1934 के हिसाब से अपेंडिक्स 2 के अंदर, यानी लिस्ट 2 के अंदर जो बैंक्स इस लिस्ट में हम लोग की रिकॉर्डेड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक। दोस्तों दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशन सेम भी है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं, बस थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो आपको जो इजी पड़े आप लिख सकते हो। नॉर्मली तो शेड्यूल बैंक यही रहता है, जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में रिकॉर्ड हो उसको हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं या शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और ये शेड्यूल बैंक का मेन एम क्या रहता है, तो ये पूरी बैंक जो है वो किसके कंट्रोल में रहती है, गवर्नमेंट कंट्रोल में। इसकी वजह से यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहता, यानी डिपॉजिटर अपना पैसा जो है वो बिना टेंशन के डिपॉजिट कर सकता है, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि बैंक पैसे नहीं देगी एक बार चलेगा, लेकिन उनके पैसे कौन रिटर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट, यानी रिस्क यहाँ पे कम रहता है। ठीक है, अब जब भी हम शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन आती है जो शेड्यूल बैंक को फुलफिल करनी पड़ती है, तभी वो शेड्यूल बैंक के अंदर रिकॉर्ड हो सकती है, यानी आरबीआई एक्ट के अंदर रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है, अब वो फुल कंडीशन क्या है, तो इसके 5 बेसिक कंडीशन है। सबसे पहला बेसिक कंडीशन क्या है कि जो भी बैंक, वो बैंक जो है वो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए। सेकेंड, वो बैंक जो है अपना आपका बैंकिंग बिजनेस कंट्री के अंदर चलाना चाहिए, यानी उनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। थर्ड, बैंक जो है कहाँ पे अपना बिजनेस करनी चाहिए, इंडिया के अंदर, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, इनका पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और फिफ्थ, इन्होंने एक एफिडेविट करना है आरबीआई के साथ कि वो जो भी काम करेंगे, यानी बैंकिंग का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी नई स्कीम आएगी, वो डिपॉजिटर के अगेंस्ट में कभी नहीं जाएगी, यानी डिपॉजिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 उनके क्या हो जाएंगे, बेसिक कंडीशन। वापस मैं पढ़ रही हूँ, सबसे पहला हमारा क्या था, बैंक किस में रिकॉर्ड होनी चाहिए, इंडियन कंपनी एक्ट में। सेकेंड, बैंक अपना कौन सा बिजनेस करनी चाहिए, बैंकिंग बिजनेस, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। फिर थर्ड हो गया। फिर फोर्थ हम लोग का क्या है, बैंक का पेड अप कैपिटल कितना है, 5 लाख या उससे ज़्यादा। और फिफ्थ हम लोग का क्या है कि बैंक आरबीआई के साथ एक एफिडेविट बनाएगी जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि बैंकिंग का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कभी भी डिपॉजिटर के अगेंस्ट में नहीं होगा। ये 5 इसकी बेसिक कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद सिक्स्थ हम लोग को दिया है, बैंक कोई भी हो सकती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकती है, इंडियन कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है, एक कॉपरेशन इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। फिर उसके बाद इंडियन कमर्शियल बैंक, फॉरेन कमर्शियल बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक हमारी शेड्यूल बैंक मानी जा सकती है। ठीक है, ये हम लोग के हो गए उसके कंडीशन। फिर उसके बाद शेड्यूल बैंक जो है गवर्नमेंट ने 3 टाइप्स के और डिक्लेयर किए, मतलब ये तो हम लोग पढ़ ही रहे, अब उसको क्या किया, ये सब इधर उधर फैला हुआ है, तो उसको उन्होंने क्या किया, एक 3 टाइप में अरेंज करके रखा हुआ है। और वो 3 टाइप क्या है, सबसे पहला हम लोग का है स्टेट बैंक एंड 7 सब्सिडरी, यानी पहला हम लोग का हेड क्या दे रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में स्टेट बैंक और उसकी 7 सब्सिडरी। 7 सब्सिडरी मतलब स्टेट बैंक और उसके 7 ब्रांचेस। ठीक है, तो स्टेट बैंक तो आ ही गया, और उसके बाद उसके 7 ब्रांचेस कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो ये हमारे क्या हो गए, स्टेट बैंक और उसकी 7 सब्सिडरी, ये शेड्यूल बैंक का एक टाइप हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद सेकंड टाइप हम लोग का क्या है, हमारे जो 20 नेशनलाइज, हमने जो 20 नेशनलाइज बैंक पढ़े ना, ये उसका सेकंड टाइप हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड इसके अलावा अगर कोई अर्बन बैंक हो गई तो वो किस में चला जाएगा, थर्ड पार्ट। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को जो इधर उधर फैली हुई है उसको समेटने के लिए उनको 3 में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या थी शेड्यूल बैंक की। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उनकी ड्यूटीज़ या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, किसकी, शेड्यूल बैंक की। तो सबसे पहले तो हर शेड्यूल बैंक को अपना जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उसका 3% कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई के साथ कंपलसरी रखना पड़ेगा ही। ऐसा क्योंकि कभी भी उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो आरबीआई उनको पैसे दे सकती है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो जो है वो परसेंटेज डिपेंड करता है कि बैंक तुम्हारी कितनी चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये कैश रिजर्व रेशियो जो है वो इंक्रीज होता रहता है, 3% से लेके 15% के बीच में रहता है। तो शेड्यूल बैंक को उतना पैसा जो है आरबीआई के साथ डिपॉजिट रखना पड़ता है कंपलसरी। सेकंड हम लोग का दिया हुआ है कि हर शेड्यूल बैंक को वीकली रिपोर्ट देना पड़ता है अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, किसको, आरबीआई को, जिससे आरबीआई को हमेशा ये पता चलता रहे कि उन लोग क्या ट्रांजैक्शन कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। थर्ड, आरबीआई हमेशा इंस्पेक्ट करती रहेगी ये शेड्यूल बैंक को। आरबीआई का ये तो काम ही है ऑडिट करते रहना। और फोर्थ, इस शेड्यूल बैंक हैज़ टू कैरी आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो शेड्यूल बैंक को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से एडवांटेज है जो शेड्यूल बैंक को आरबीआई की तरफ से मिलते हैं। सबसे पहले उन लोग को फैसिलिटीज़ मिलती है ट्रांजैक्शन करने की, यानी जितना वो ट्रांजैक्शन करना चाहे वो कर सकती है, और आरबीआई इसको पूरी की पूरी छूट देती है क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। सेकेंड, शेड्यूल बैंक गेट्स एडवांसेस थ्रू बिल डिस्काउंट बाय आरबीआई, अगर आरबीआई के पास से उनको पैसे चाहिए तो वो डिस्काउंट करके ले सकती है। थर्ड, क्लियरिंग की फैसिलिटीज़ भी आरबीआई उनको प्रोवाइड कर देती है। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर शेड्यूल बैंक को कभी भी कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो किससे पूछने जाएगी, आरबीआई। जैसे अगर हम कहीं रास्ता भटकते हैं तो हम कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो या हमारे फादर ब्रदर या हमारे फ्रेंड्स हो, तो हम गाइडेंस तो लेके ही चलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई भी कमर्शियल बैंक कहीं भटक रहा हो, उनको कोई नुकसान हो रहा हो या उनको गाइडेंस की कहीं पे ज़रूरत हो तो वो किससे गाइडेंस ले सकती है, आरबीआई से, ओके। फिर फिफ्थ, आरबीआई ऑल्सो हेल्प शेड्यूल बैंक इन स्मूथ रनिंग, और जो किस तरीके से बैंकिंग को चलाना है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ये सब आरबीआई ऑलरेडी कमर्शियल बैंक को दे चुकी है। अभी हम देख ही रहे कि हमारा बैंकिंग का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो मोबाइल पे हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, आरबीआई की तरफ से। आरबीआई सारी बैंकिंग को पूरी फैसिलिटीज़ को क्या कर रही है, एकदम स्मूथ कर रही है। 6, शेड्यूल बैंक डिपॉजिटर आर सेफ अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर द इंश्योरेंस स्कीम, जो भी शेड्यूल बैंक का डिपॉजिटर रहता है वो सेफ रहता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, क्यों, क्योंकि हमारे पैसे कहीं पर डूबने नहीं है, अगर डूबेंगे भी तो हमको आरबीआई तो रिटर्न कर ही देगी, ठीक है। 7, शेड्यूल बैंक आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू नॉन शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बैंक से ज़्यादा रिलायबल कौन है, शेड्यूल बैंक। रिलायबल का मतलब सेफ, ठीक है। फिर उसके बाद शेड्यूल बैंक कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई पैसा आ रहा है तो भी शेड्यूल बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये सारे एडवांटेज जो है वो शेड्यूल बैंक को मिलते हैं, किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग का आया नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक के बारे में तो हमने भी पढ़ ही लिया कि जो भी सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में आता है उसको हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं। बस उसके अंदर आपको नॉट डाल देना है, यानी जो भी बैंक जो है वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक। अब नॉन शेड्यूल बैंक आपको ये पता चल ही गया होगा कि जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता, ये आरबीआई का कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। तो ग्रेजुअली इससे आपको ये पता चल जाए कि जो भी बैंक हमारी लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं है, आरबीआई के हाथ में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक। तो पहले जब बैंकिंग हम लोग का इतना ज़्यादा नहीं चलता था तो मोस्ट प्रोबेबली नॉन शेड्यूल बैंक ही चलते थे, लेकिन जब आरबीआई के हाथ में सब कुछ आ गया तब से ये नॉन शेड्यूल बैंक के रेट्स जो है वो पूरे कम हो गए, यानी अभी वो सिर्फ 2 ही बचे हुए जो नॉन शेड्यूल बैंक है। अब नॉन शेड्यूल बैंक का मतलब क्या है, जिसके कंट्रोल कभी भी गवर्नमेंट हाथ में नहीं ले सकती, वो प्राइवेट के हाथ में ही रहता है। इसकी वजह से इनकी कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंडीशन जो हमारा ऊपर में शेड्यूल बैंक का था सेम ही है कि इसको इंडियन कंपनी एक्ट में रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। सेकंड कंडीशन भी सेम है कि वो बैंकिंग बिजनेस में कुछ ना कुछ काम करते रहे। लेकिन थर्ड कंडीशन चेंज हो गई है, क्या, वहाँ पे शेड्यूल बैंक का हम लोग का पेड अप कैपिटल कितना था, 5 लाख,
यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है 50,000, यानी 50,000 तक का हमारा अगर कोई भी बैंक चला रही है अपना बैंकिंग बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक का जो टॉपिक है वो क्लोज हो रहा है। होपफुली आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। बेसिक आप यही याद कर लेना कि शेड्यूल बैंक मतलब जो आरबीआई के हाथ में हो और जो भी उसके ट्रांजैक्शंस वगैरह वो आरबीआई के हेड में चलते रहे, उसको हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और नॉन शेड्यूल बैंक अपने मनमर्जी का मालिक है, वो अपने हिसाब से चलता है। अभी तो नॉन शेड्यूल बैंक ऑलमोस्ट बचे ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग को लिखना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक का एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग के ऊपर होगा। लेकिन मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ जाने से पहले, अगर मेरा वीडियो आप सुन रहे हो तो उसके जो नोट्स है वो लिख लीजिएगा, या अपने हिसाब से भी आप नोट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, जिससे आपको जो आंसर है वो लिखने में और ईजी पड़ जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।